नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में सियासी पारा चढ़ने लगा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में 30 से अधिक मौजूदा विधायकों की टिकटें कटने का खतरा मंडरा रहा है। इनमें बीजेपी के 20 से ज्यादा और कांग्रेस के 12 से ज्यादा विधायक शामिल हैं। इन विधायकों के खिलाफ अपने अपने हलकों में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियों के सर्वे में खुलासा हुआ, दोनों ही दलों को अब इन विधायकों के स्थान पर जिताऊ नए चेहरों को तलाशना होगा। इसी को लेकर हमारे खास कार्यक्रम टिकट की टक्कर में ओपिनियन जनता का क्या है, उम्मीदवारों को लेकर यह बताने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जनता की नब्ज को टटोलने का काम हमने किया। यह जानने के लिए हमारी टीम जुलाना विधानसभा पहुंची और जनता से उनका ओपिनियन लिया। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी कि जुलाना विधानसभा में किस पार्टी के बीच मुकाबला है, किसको टिकट मिलने की ज्यादा संभावना है, किसका टिकट कट सकता है। जुलाना विधानसभा के सियासी समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे और यहां के उम्मीदवारों के बारे में जनता की सोच और कार्यकर्ताओं की सोच क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद है देवेंद्र कसूरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का ही स्वागत है। आपसे चर्चा करें, बातचीत करें, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो उससे पहले सियासी समीकरण जुलाना विधानसभा सीट का एक रिपोर्ट के जरिए। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में टिकटों पर मंथन के बीच विधानसभा सीटों का गुणागणित तैयार कर लिया है। इस बार कांग्रेस बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए गैर जाट वोट बैंक पर ज्यादा फोकस करेगी। यही वजह है कि कांग्रेस इस बार टिकट आवंटन में जाट कोटे के चेहरों की टिकट भी काटेगी। इसके अलावा 2019 के विधानसभा चुनाव में जमानत नहीं बचा पाने वाले उम्मीदवार भी पैनल से बाहर किए जाएंगे। साथ ही ब्राह्मण, पंजाबी, वैश्य और राजपूत के टिकट कोटे में इजाफा होगा। वही बीजेपी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी जीत हासिल करने की संभावना रखने वाले नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट देने से परहेज नहीं करेगी। हरियाणा में चुनावी गहमा गहमी के बीच टोटल न्यूज लगातार जनता के बीच में पहुंच रहा है और जानने की कोशिश हो रही है कि जुलाना विधानसभा में किस तरह का माहौल है, उम्मीदवारों को लेकर कैसी चर्चा चल रही है, इस बार किस पार्टी से किसे मौका मिल सकता है। इसी को लेकर टोटल न्यूज 27 अगस्त को जुलाना विधानसभा पहुंचा, जिसका सैंपल साइज 199 है। जुलाना में जेजेपी से मौजूदा विधायक अमरजीत ढांडा हैं, लेकिन इस बार इस सीट पर किसका कब्जा होगा, किसका सिक्का चलेगा, इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए हमारी टीम जुलाना विधानसभा के 18 से ज्यादा इलाकों में पहुंची और जनता का ओपिनियन जाना, जिसमें सभी वर्ग, गरीब, अमीर, मध्यम वर्ग, पुरुष और महिलाओं से ओपिनियन लिया गया। इस ओपिनियन पोल को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान का खुलासा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एक विचार है, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो बात जुलाना विधानसभा सीट की करेंगे। जाटलैंड की जब बात आती है तो सोनीपत का इलाका, जींद का जिला, ये सब आते हैं और लोकसभा चुनाव भी यहां पर किस तरीके से हुआ और बीजेपी ने सीट खोई, ये भी कोई भूल नहीं सकता। लेकिन उन सबसे इतर मौजूदा सियासत जाट और गैर जाट की चल रही है, दलितों को लुभाने की कोशिश हो रही है। उन सबके बीच जुलाना विधानसभा सीट का सियासी समीकरण क्या कहता है? देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण ये सीट है? देखिए, जुलाना दरअसल जींद डिस्ट्रिक्ट, जींद को जाट बेल्ट कहा जाता है और पिछले कई विधानसभा चुनाव में हम देख रहे हैं, जब विधानसभा के चुनाव होते तो जींद को राजधानी जींद में रैलियां की जाती हैं। मेरे को याद है 2005 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो कांग्रेस सरकार 2005 में बनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, सोनिया गांधी तब यूपीए की चेयरपर्सन थी, वहां विजय रैली की गई थी जींद में, मेरे को याद है आज भी। तो जींद में दरअसल चूंकि जाट बहुल सीट है और जींद को जाट लैंड का एक हिस्सा कहा जाता है, तो ज्यादातर यहां पर कांग्रेस या इनेलो ने राज किया है। जेजेपी 2019 में आई तो जेजेपी के अमरजीत ढांडा 2019 के चुनाव में जीते थे। एक बात ये भी है जुलाना को लेकर के, अमरजीत ढांडा अभी जेजेपी के विधायक है, बाकी जो विधायक थे 10 बने थे। नैना चौटाला की बात करें या उनके बेटे जो डिप्टी सीएम रहे हैं दुष्यंत चौटाला, उन 2 को ले गए और तीसरी है अमरजीत ढांडा। ये अभी पार्टी में जेजेपी में 3 ही विधायक बचे, 7 तो फुर्र हो गए। कोई कहीं गया, कोई होल्ड पर है, कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, सबने अपनी प्लानिंग की हुई है। लेकिन खास बात यह कि 3 दिन पहले की रिपोर्ट आई थी पंकज, उसमें यह था, अमरजीत ढांडा ने यह कहा कि मैं अगला चुनाव भी जुलाना से ही लड़ूंगा और जेजेपी से लड़ूंगा। तो अमरजीत ढांडा की आप देखिए पार्टी के प्रति निष्ठा या लॉयल्टी देखिए,
इतना कुछ होने के बाद भी वो कह रहे कि मैं जेजेपी से लड़ूंगा और इसी सीट से लड़ूंगा। हालांकि जुलाना में नए नए उम्मीदवार आ गए हैं, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस के नए चेहरे आ रहे हैं और उम्मीदवार भी बहुत ज्यादा है, लेकिन कुल मिलाकर मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में रहना है। और लेकिन नए चेहरे ज्यादा है, हो सकता है कि कांग्रेस की बात करें, बीजेपी कोई नए चेहरे को उतारा जाए, वहां के समीकरण क्या बनते हैं, पार्टियां सारे किंतु परंतु पर सोच कर ही फैसला लेती है। और बीजेपी कांग्रेस में मुकाबला तो रहेगा, लेकिन चूंकि कांग्रेस के पास ये सीट रही है, पिछली बार जेजेपी ने जीती है, या इनेलो है, इनेलो का चूंकि पार्टी कमजोर हुई है, मजबूत जो पार्टी है जिनका मुकाबला ज्यादातर सीटों पे है, बीजेपी और कांग्रेस है। और अमरजीत ढांडा हुंकार भरे हैं कि मैं फिर यहीं से लड़ूंगा और जेजेपी की टिकट पर लड़ूंगा। तो मेरे को लगता है मुकाबला शायद, क्योंकि विधायक बने हैं तो त्रिकोणीय कहीं ना हो जाए, लेकिन इसके आसार कम लग रहे हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी में होने वाला है, लेकिन नए चेहरे मैदान में इस बार नजर आएंगे। जी, मैं जिस तरीके से मौजूदा सियासत को देखें तो इससे पहला वाला चुनाव जेजेपी के लिए भी अच्छा, और खासकर वो जाट बेल्ट का इलाका जहां पर दबदबा जेजेपी का देखने को मिला। लेकिन मौजूदा स्थिति पार्टी की क्या है, सब जानते हैं। लेकिन एकमात्र उम्मीदवार जो यहां से अभी परिवार को छोड़ दिया जाए तो वो जेजेपी के साथ बने हुए हैं अमरजीत। और क्या ये समझा जाए कि मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इस सीट का प्रोफाइल मैं तमाम दर्शकों को समझाने का काम करूंगा। एकमात्र ऐसी सीट जिससे कभी भी कोई गैर जाट विधायक चुना ही नहीं गया। जब से जुलाना विधानसभा सीट बनाई गई है तब से सिर्फ और सिर्फ जाट विधायक ही जीतकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंच रहे हैं। साल 1991 तक स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का गढ़ इस इलाके को माना जाता था। इसी वजह से लोकदल या फिर उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक है वो यहां से इस इलाके से चुनकर जो है हरियाणा विधानसभा तक जाते रहे। कुल 1,87,000 वोटर्स जुलाना विधानसभा क्षेत्र में, और सबसे बड़े वोट बैंक का जिक्र किया जाए तो जाहिर है जाट वोटर्स सबसे बड़ी संख्या यहां पर देखने को मिल रही है। 90,000 जाट वोटर्स जुलाना विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद दूसरे पायदान पर समझने की कोशिश की जाए तो ब्राह्मण वोटर्स की संख्या यहां पर है जो कि 19,000 है, और इसके अलावा सम्मानित चमार जाति के वोटर्स की संख्या 19,000, धानक समाज से संबंध रखने वाले वोटर्स की संख्या 7,500 और वाल्मीकि समाज से संबंध रखने वाले वोटर्स की संख्या 3,500 दर्ज की गई है। ये भी प्रोफाइल तमाम दर्शकों को समझाने की कोशिश में करूंगा कि आखिर इसे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल का गढ़ क्यों कहा जाता था। दरअसल परमेंद्र ढुल 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल से इस सीट से जीते जा चुके हैं, जीतकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सूरज भान इंडियन नेशनल लोकदल से 1 बार जीतकर पहुंच चुके हैं हरियाणा विधानसभा तक। कुलबीर मलिक 2 बार लोकदल से चुनाव जीतकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा 1996 में अगर जिक्र किया जाए तो हरियाणा विकास पार्टी जो कि बंसीलाल की पार्टी थी, उनसे सत्यनारायण लाठर हरियाणा विधानसभा तक पहुंचे थे। 2000 और 2005 में ये कांग्रेस का इलाका बन जाता है। 2005 में कांग्रेस के शेर सिंह यहां से विधायक बनकर हरियाणा विधानसभा तक पहुंचे। साल 2019 और 14 का जिक्र किया जाए तो यहां पर एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल के हाथ में सीट बनी रही और परमेंद्र ढुल इस सीट जीतते रहे। तो कह सकते हैं कि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल परिवार का गढ़ ही ये इलाका रहा। बार बार इंडियन नेशनल लोकदल या फिर उससे पहले लोकदल के विधायक यहाँ पर जीतते रहे। एक बार हबीपा और कह सकते हैं कि 2 बार कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल करने में कामयाबी हासिल हुई। अब मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थिति यहाँ पर हरियाणा विकास पार्टी, जिस तरह की स्थिति यहाँ पर जननायक जनता पार्टी की बनी हुई है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि बदली परिस्थितियों में अस्तित्व को बचाए रखने की कोशिश गठबंधन भी आज किया गया है चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी से। तो यहाँ पर संभावनाएं किसी भी तरीके से खुद को बचाए रखने की जेजेपी जरूर कर रही है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि 90 सीटों पर कहीं भी त्रिकोणीय मुकाबले की कोई स्थिति बनने वाली है। जिस तरीके से जननायक जनता पार्टी के कोर वोटर ने जननायक जनता पार्टी का हश्र किया है, लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि किसी भी विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले जैसी कोई स्थिति या तो जननायक जनता पार्टी या फिर उनका सहयोगी गठबंधन का जो दल आज उनके साथ जुड़ा है, किसी भी तरह की त्रिकोणीय जो मुकाबले की स्थिति वो कायम कर सकता है। जी वीरेंद्र जी, आपके जरिए समझना चाहेंगे, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव और बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर अब मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़े और जीत नहीं मिली, लेकिन क्या मान लिया जाए कि जिस तरीके से कांग्रेस और जेजेपी के साथ इनेलो का दबदबा वाला ये इलाका सीट यहां पर कुछ बीजेपी के लिए है? नया देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ, पहले जनसंघ रहा, इस सीट से, जुलाना की सीट से कभी नहीं जीते। देखिए, जाटों का गढ़ है तो भारतीय जनता पार्टी का भी और जनसंघ का भी कभी आधार नहीं रहा जी। और अब इस स्थिति में देखें, देखिए तो इंडियन नेशनल लोकदल का भी और हरियाणा विकास पार्टी भी सीट से जीत चुकी है जी। तो इस स्थिति में नया अगर ये गठबंधन बनता है आजाद
समाज पार्टी का और जननायक जनता पार्टी का, तो वो त्रिकोणीय संघर्ष बनाने की कोशिश तो करेगा। लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी भी इस पे चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस से विनेश फोगाट के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि उन्होंने कोई संकेत तो दिया नहीं, अभी वो दुविधा में है, तो इसलिए यहाँ का चुनाव इस बार रोचक होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अपनी संभावना तलाश रही है। देखिए, परविंदर ढोल चुनाव लड़ते रहे हैं, वो पहले इंडियन नेशनल लोकदल से लड़े हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी में आ गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनको जीत नहीं मिली। तो किसानों के जो वातावरण बना हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना हुआ है। तो किसानों की जब तक सहानुभूति भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ परेशानी ही परेशानी है। जी, चलिए, सियासी समीकरण क्या कहेगा ये वक्त बताएगा, लेकिन मौजूदा स्थिति में बीजेपी के लिए, बीजेपी उम्मीदवार के लिए कार्यकर्ता और जनता क्या सोचती है, जो ओपिनियन जनता का है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। डॉक्टर सुरेंद्र लाठर ये सबसे ऊपर हैं 32.39% के साथ। विकास आर्य दूसरे नंबर पर हैं 26.76% के साथ। राधे श्याम देवरड़ 12.68% के साथ तीसरे नंबर पर। और बीजेपी के साथ भी बहुत ही लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि 28.17% लोग ये चाहते हैं बीजेपी किसी को भी टिकट दे, वो उनके साथ खड़े हैं। कार्यकर्ताओं की पसंद, आम जनता की पसंद बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सुरेंद्र लाठर यहां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनसे बहुत ज्यादा दूर नहीं है विकास आर्य भी, लेकिन लाठर की सियासी जमीन कितनी मजबूत है और सियासत क्या कहती है वो एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा में जीएसटी विभाग में डिप्टी कमिश्नर के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके डॉक्टर सुरेंद्र सिंह लाठर गांव बूढ़ाखेड़ा के रहने वाले हैं। इन्हें हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी में शामिल कराकर राजनीति में एंट्री कराई। सुरेंद्र लाठर की राजनीति में आने से पहले 15 साल की सरकारी नौकरी बरकरार थी। उन्होंने वीआरएस लेकर बीजेपी के मंच से राजनीति शुरू कर दी और अभी जुलाना विधानसभा से उम्मीदवार बनने की तैयारी कर रहे हैं। सुरेंद्र लाठर की बात की जाए तो अब इन्होंने पूरी तरह से खुद को समाज सेवा में झोंक दिया। ये तहसील और विधानसभा जुलाना से बीजेपी पद के दावेदार हैं। इन्होंने सरकारी सेवा पर रहते हुए डिप्टी कमिश्नर जीएसटी के पद से सेवानिवृत्ति ले ली है। इन्होंने उच्च शिक्षा अर्जित की। ये HCS परीक्षा पास कर ATO के तौर पर चयन हुआ। ये वेटरनरी सर्जन रह चुके हैं। इन्होंने भाजपा ज्वाइन करने के बाद भारत माता पुस्तकालयों की स्थापना भी की। सुरेंद्र लाठर का साफ कहना है कि देश और समाज सेवा से बढ़कर और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। जुलाना से प्रबलतम दावेदार के रूप में जींद में सामाजिक सरोकार परिवार नामक संस्था का 6 साल से सफल संचालन कर रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। तो बीजेपी की तरफ से जनता और कार्यकर्ता जो नंबर्स में सबसे ऊपर जिसको रख रहे हैं उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर। देवेंद्र, सुरेंद्र लाठर का नाम सबसे ऊपर है। राजनीति का सफर उतना दिलचस्प या फिर उतना मजबूत या इस तरह का नहीं दिखाई दे रहा। समाज सेवा के आंकड़े बहुत ज्यादा हैं और सामाजिक लोग ही आगे जाकर सियासत में नाम और काम करते हैं, लेकिन लाठर को किस तरीके से देखा जाए? देखिए पंकज, जिस तरीके से मनोहर लाल जी ने इनको पार्टी ज्वाइन कराई है और इन्होंने नौकरी, एक बड़ी नौकरी छोड़ी है HCS की, और वो भी GST डिपार्टमेंट, तो मनोहर लाल जी ने इनको ज्वाइनिंग कराई, इन्होंने नौकरी छोड़ दी, एक अच्छी नौकरी जो शायद बहुत सारे लोग सपना देखते हैं। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी प्लानिंग जरूर की होगी कि यहाँ बीजेपी का कमल खिलाया जाए। अब तक इनेलो या कांग्रेस ही राज करते रहे। सत्यनारायण लाठर भी यहाँ से विधायक बने हैं, तो डॉक्टर सुरेंद्र लाठर पढ़े लिखे हैं और फिर लाठर बिरादरी से, जाट कम्युनिटी से आते हैं। बीजेपी को इन्होंने बीजेपी ही की ज्वाइन की, ये भी सवाल है। तो बीजेपी ने सारी प्लानिंग की होगी, मनोहर लाल जी ने इनको ज्वाइन कराया और ये सर्वे में भी नंबर 1 आए हैं। तो पढ़े लिखे हैं, एक अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं। शिक्षक को शिक्षा अच्छी होने के नाते इनसे उम्मीद की जाती है कि काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं और बीजेपी शायद इन पर दाव लगा सकती है। तो सर्वे में भी अगर नंबर 1 रहे हैं, इनका स्कोर अच्छा रहा है, तो हो सकता है कि बीजेपी ने जो सोचा है ऐसा हो, इनको टिकट मिल जाए। और विकास आर्य भी इनके पीछे पीछे है, लेकिन चूंकि इनका मेरे को लगता है बैकग्राउंड सरकारी नौकरी का होना, एक बड़ा त्याग करना सामाजिक कामों में, जैसा कह रहे हैं कि समाज सेवा भी उनका मन कर रहा था, उन्होंने ये कदम उठाया है और बीजेपी ने इनको अपनाया। तो कुल मिलाकर निर्णय बीजेपी की प्लानिंग का हिस्सा हो सकता है और हो सकता है इनको उम्मीदवार बनाया भी जाए। और मेरे को लगता है कि चांसेस हैं बीजेपी यहां बेहतर प्रदर्शन कर सके। मिश, सियासत में थोड़ा सा अनुभव और तमाम सियासी हथकंडे अपनाए जाते हैं, उन सब के बावजूद ये सीट तो बीजेपी के लिए ऐसी सीट है कि दूसरे दलों के गढ़ में आप चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर आपको जीत का झंडा गाड़ना है। कितने महत्वपूर्ण सुरेंद्र लाठर बीजेपी के लिए है?
देखिए, मुझे लगता है कि अभेद दुर्ग को यहां तोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर सुरेंद्र लाठर जनता के पसंद में वो शामिल है, समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और एक साफ छवि का व्यक्तित्व डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का माना जाता है। तो यकीनन मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े पद से अगर नौकरी छोड़कर वो आए हैं तो यकीनन फिर आगे की स्ट्रैटेजी तय की गई होगी। उन्हें कहा गया होगा कि आप जनता के बीच जाएं और अपनी जो समाज सेवा है उसे बढ़ाने का काम करें। यहां सिर्फ सरकार की रणनीति की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति की बात नहीं है, जनता भी उन्हें पसंद कर रही है। जिस तरीके से टोटल न्यूज के सर्वे में जो हमने ओपिनियन लोगों से लिया, वोटर से लिया, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में यहां पर डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को ही सबसे ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन अगर ओवरऑल इस पूरे मामले को लेकर टिप्पणी करने की कोशिश मैं करूं तो मैंने अक्सर देखा है कि जो आईएएस, एससीएस, आईपीएस राजनीति में आते हैं वो राजनीति के फंडे नहीं समझ पाते हैं, राजनीति की स्ट्रैटेजी को, उनके कनेक्ट को वो नहीं समझ पाते हैं। चाहे मैं जिक्र करूं बृजेंद्र सिंह का, आईएएस की नौकरी छोड़कर सांसद वो बने थे, लेकिन उसके बाद पब्लिक कनेक्ट की परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा। सामाजिक व्यक्तित्व है डॉक्टर सुरेंद्र लाठर का, लेकिन जो राजनीति की स्ट्रैटेजी है, जो चुनावी स्ट्रैटेजी है, उसे समझने की जरूरत बनती है। और यहां पर राजनीति से जुड़े लोग चुनावी स्ट्रैटेजी को बेहद आसानी से समझ भी पाते हैं, अडॉप्ट भी कर पाते हैं। लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी से मेरा मतलब वो मध्यम दर्जे की नौकरी भी हो सकती है या फिर शीर्ष पदों पर बैठे लोग भी हो सकते हैं, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, एचसीएस हो, किसी भी रैंक के लोग हो। वो राजनीता की जो मूल जरूरत है जनता से कनेक्ट करने की, उसमें कहीं ना कहीं गैप देखने को मिलता है। जनता तो पसंद कर रही है, बीजेपी यहां पर टिकट देने का काम भी करेगी, लेकिन आगे की जो चुनावी डगर है वो स्ट्रैटेजी के जरिए, चुनावी स्ट्रैटेजी के जरिए ही यहां पर डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को पार करनी पड़ेगी। और मुझे अक्सर, मैं यहां व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अक्सर मैंने देखा कि नौकरी छोड़कर आने वाले लोग राजनीति में खुद को कामयाब करने में बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, क्योंकि राजनीति के फंडे वो नहीं समझ पाते। नौकरशाही और राजनीति में फर्क भी मालूम पड़ता है। जिस तरीके से आईएएस, आईपीएस की लाइफ स्टाइल और उनका काम करने का तरीका रहता है, वो सियासी तरीका अलग रहता है। वीरेंद्र जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। डॉक्टर सुरेंद्र लाठर बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आम जनता की नजर में वो टॉप पर हैं, हालांकि विकास आर्य उनके ठीक बगल में, लेकिन ये स्थिति बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहने वाली है अगर उन्हें टिकट मिलता है बीजेपी से। देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत करनी है। और ये देखिए, पहले भारतीय जनता पार्टी परमिंदर ढुल पर दाव लगाती रही, वो इंडिपेंडेंट चुनाव भी लड़े, इंडियन नेशनल पद से विधायक भी रहे। तो भारतीय जनता पार्टी को नए चेहरे की तलाश थी। ये देखिए, सेल टैक्स विभाग में ईटीओ थे, तो अब जो है इनको राजनीति में प्रवेश किया है इन्होंने। भारतीय जनता पार्टी की योजनाबद्ध राजनीति का जो एक हिस्सा है, रणनीति का हिस्सा है, उसके तहत ये सक्रिय हुए हैं। और वहां पर ये देखिए, जाट बोले क्षेत्र के अंदर, ये खुद भी जाट है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए उतनी अनुकूल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी वहां एक लोकप्रियता है, वहां स्थानीय जुड़े रहे, अपने क्षेत्र से इनका संपर्क बना रहा और अब सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में गतिशीलता लाना और जनता में पार्टी और अपनी पैठ बढ़ाना इनके लिए चुनौती है, और उसमें काफी हद तक ये सफल होते भी दिखाई दे रहे हैं। जी, चलिए बात अब थोड़ा कांग्रेस की कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जनता की राय क्या है, किसे उम्मीदवार बनाया जाए, किसे टिकट दिया जाए, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या कांग्रेस भी नए चेहरे को मौका देगी या फिर कोई पुराना चेहरा ही मैदान में उतारेगी? सबसे ऊपर रोहित दलाल का नाम है। 40% लोग चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे, कार्यकर्ता ये चाहते हैं। परमिंदर ढुल दूसरे नंबर पर खिसकते हुए दिखाई दे रहे हैं। 23.64% लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे तो वो जीत हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर सूरजभान काजल है 6.36% के साथ, और कांग्रेस के साथ जो लोग हैं, पंजे के साथ जो लोग हैं, वो 30% लोग हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस किसे भी टिकट दे, कांग्रेस के साथ वो है, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा यहां पर दबदबा आप कह सकते हैं। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए इलाका रहने वाला है? क्या रोहित दलाल, कांग्रेस जो जनता की पसंद और कार्यकर्ताओं की पसंद है, उन्हें कांग्रेस टिकट देगी? इनकी सियासत क्या कहती है, पहले वो देख लीजिए, फिर बात करें। जुलाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में रोहित दलाल भी कांग्रेस के उम्मीदवार बनने के इच्छुक हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोहित दलाल ने इन दिनों हरियाणा में कांग्रेस के लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से चलाए जा रहे हरियाणा मांगे हिसाब में बढ़ चढ़कर शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा रोहित दलाल समाज सेवा करने से भी पीछे नहीं रहते। रोहित दलाल ने हाल ही में बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने के मकसद से निःशुल्क बस यात्रा भी शुरू की थी। रोहित दलाल का नारा और मकसद स्पष्ट है कि आगे बढ़ और आगे चलता चल। अपने इसी मकसद के साथ जुलाना विधानसभा में सतत प्रयत्नशील हैं। हरियाणा में लोगों की सेवा और कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाते हुए वो हरियाणा की बीजेपी सरकार पर तीखे हमले करते नहीं थकते। रोहित दलाल
महज टिकट के लिए पार्टी छोड़ देने वाले नेताओं तंज कसने से बाज नहीं आते। उनका साफ कहना है कि जो लोग पार्टी के लालच में पार्टी को छोड़कर अन्य दल में जाते हैं, टिकट न मिलने पर दुगनी स्पीड से वापस अपनी पार्टी में आने से परहेज नहीं करते। राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले रोहित दलाल पार्टी में छात्र राजनीति से लेकर युवा राजनीति से होते हुए अपनी तरह से कांग्रेस को मजबूत बनाने में जुटे हैं। इतना ही नहीं, रोहित कांग्रेस में रहते हुए किसानों, गरीबों और युवाओं की सेवा करते हुए लगातार कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हैं। रोहित ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए गांव-गांव पार्टी उम्मीदवार के हक में प्रचार किया। जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में लगातार जमीनी स्तर पर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इलेक्शन डेस्क, टोटल न्यूज। अब जो जनता की पसंद जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर हैं, वो एक युवा चेहरा रोहित दलाल का आप कह सकते हैं, जो दीपेंद्र हुड्डा के करीब हैं और उनसे ये उम्मीद जनता कर रही है कि अगर उन्हें टिकट दिया जाए तो वो क्षेत्र का विकास कर सकते हैं। देवेंद्र, रोहित दलाल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर देखे जा सकते हैं क्या? क्योंकि कार्यकर्ता और जनता ये चाहती है कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे तो जीत मिल सकती है। देखिए पंकज, एक चीज हम लगातार देख रहे हैं, ट्रेंड राजनीति का बदला है। बहुत सारे लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ने की लाइन में उनकी प्लानिंग थी, आजकल बुजुर्गों को बसों पे यात्रा करा रहे, कोई वृंदावन, कोई हरिद्वार, कोई बालाजी, सामाजिक काम ज्यादा हो रहा है, कोई आंखों के ऑपरेशन करा रहा है, गरीब लड़कियों की शादियां हो रही है। ये ट्रेंड मेरे को लगता है अब राजनीति का पिछले कुछ साल से बदला है। जो लोग विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे, देखा देखी उन्होंने भी, बहुत सारे लोग हैं, कोई ज्यादा खर्च कर रहा है, कोई कम, वो सामाजिक कार्य करके बुजुर्गों का, महिलाओं का, वोटर्स का दिल जीत रहे हैं। शायद उनको लुभाने की कोशिश होती है, ऐसा बहुत सारा चल रहा है। इधर जीटी रोड बेल्ट में भी मैं देख रहा हूं बहुत सारे नेता तीर्थ यात्राएं करवा रहे हैं। अब सरकार ने भी योजनाएं चलाई, आम आदमी पार्टी हो, हरियाणा गवर्नमेंट हो, दिल्ली में हो, तो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि लोगों से ज्यादा मतलब उनसे अटैचमेंट रखने के लिए, उनको फील करने के लिए कि हम आपकी चिंता करते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं, एक नया ट्रेंड है। दूसरे, जहां तक एक परमिंदर ढूल 2 बार यहां से जुलाना से विधायक रहे, लेकिन वो दूसरे नंबर पे 23 पॉइंट कुछ, लेकिन रोहित दलाल 40% के साथ। और लेकिन एक चीज महसूस करनी पंकज, 40 अगर रोहित ढूल के देखें, 23 परमिंदर ढूल, 63 और 30% लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ है। तो इसके संकेत ये कि कोई जाट कम्युनिटी का उम्मीदवार ही फिर इस सीट को जीतेगा, जैसा अभी तक ट्रेंड चला है। तो कांग्रेस की मेरे को लगता है यहां कांग्रेस को रिस्पॉन्स मिलता भी दिख रहा है कि 93% लोग ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। तो उस स्थिति में बीजेपी के लिए थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है, लेकिन बीजेपी भी अपनी गोटियां खेल रही है और कांग्रेस का मुकाबला कर रही है। और कांग्रेस जानती है बीजेपी से मुकाबला होना, और बीजेपी वाले कांग्रेस को, तो मेरे को लगता है चुनाव यहां दिलचस्प होना चाहिए, जो आंकड़े देखे ये तो। जी महेश, परमिंदर ढुल दूसरे नंबर पर होना और रोहित दलाल का पहले नंबर पर आना, ये कांग्रेस के लिए कितना सटीक है और कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि जनता की उम्मीदें ऐसी हैं कि इन्हें टिकट दिया जा सकता है। देखिए, मुझे लगता है कि राजनीति का ट्रेंड अब बदलने लगा है। नए चेहरों पर लोग भरोसा करने लगे हैं। वो चेहरे जो समाज सेवा से जुड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ सूखी राजनीति करने वाले लोगों को अब दरकिनार करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देख रहे हैं जो लोग समाज सेवा से जुड़ रहे हैं, युवाओं से जुड़ रहे हैं, पब्लिक को कनेक्ट कर रहे हैं, उनकी भावनाओं के साथ चलने का काम कर रहे हैं, उन्हें जनता पसंद कर रही है और बड़े से बड़े नाम को दरकिनार करने में जनता गुरेज नहीं कर रही। जुलाना विधानसभा सीट का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर परमेंद्र ढुल एक बड़ा नाम माना जा सकता है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, और यहां पर ये मानकर अंदाजा हम लगा रहे थे कि परमेंद्र ढुल को मात देना शायद किसी के लिए मुमकिन नहीं होगा, लेकिन आधे से भी ज्यादा यानी करीब करीब 23% पर परमेंद्र ढुल यहां पर लोकप्रिय नजर आ रहे हैं और 40 के पार जो है यहां पहुंच चुके हैं जी, जो पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं उम्मीदवार। तो यकीनन ये बात मानी जा सकती है कि ये जो ट्रेंड है राजनीति का वो बदलता हुआ नजर आ रहा है और बदले ट्रेंड के साथ नए चेहरों पर अब जनता भरोसा कर रही है, वो चेहरे जो उनके साथ चलना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, आप पहले ही कह चुके हैं कि ये सीट पर नए चेहरे और नई ताजगी और ऊर्जावान ये सीट दिखाई देगी। आने वाले समय में विधायक भी कोई नया हो सकता है, ऐसा चेहरा यहां से होगा। लेकिन कांग्रेस के नजरिए से रोहित दलाल, 40% लोग और कार्यकर्ता चाहते हैं कि कांग्रेस ने टिकट दे और जो पूर्व विधायक हैं वो दूसरे नंबर पर खिसक गए। कारण है, लोगों का नए चेहरों के साथ उत्साह बनता है, उनके खिलाफ कोई ऐसा वातावरण नहीं होता। जो पुराने चेहरे हैं उनसे लोगों की नाराजगी भी रहती है, उनमें उतना ज्यादा उत्साह और ऊर्जा नहीं रहती।
तो कांग्रेस में इस बार नए चेहरे पर ही दाव लगाएगी। और ये बात भी है, देखिए अगर कोई पैराशूट से उम्मीदवार नहीं आता, हालांकि देखिए विनेश फोगाट की बात भी चल रही है कि वो जुलाना से लड़ सकती हैं, लेकिन विनेश फोगाट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वो राजनीति में आना चाहती है। हालांकि उनके परिवार के कुछ लोग चाहते हैं, उनके पति चाहते हैं या उनके ससुर भी चाहते हैं, लेकिन विनेश फोगाट जो है खुद कुश्ती को समर्पित रहना चाहती है। तो इसलिए अगर कोई पैराशूट से उम्मीदवार नहीं आता तो रोहित दलाल जो है कांग्रेस की एक अच्छी संभावना हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जुलाना विधानसभा सीट की बात की, समीकरण की बात की, जनता के ओपिनियन की बात की। हालांकि ये जनता की राय भर है, टिकट देना पार्टियों का काम है और वोट देना जनता का काम, विधायक बनाने का काम जनता का है। ये आगामी चुनाव बताए।